जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। आप शायद सोच रहे होंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें ए राजा केंद्र सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री जेल में बंद है, वही सबसे बड़ा घोटाला है। नहीं, उससे 15 गुना बड़ा घोटाला आज आपके सामने लेके आएंगे। 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, इतिहास का, आजादी के बाद के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। और इस घोटाले को भारत के सारे राजनीतिक दल जानते हैं, विपक्ष के सारे नेता जानते हैं, लेकिन सभी खामोश हैं। क्यों? इसके ऊपर से भी पर्दा उठना जरूरी है। हम आपको बताएं कि भारत के इतिहास में घोटाले होते हैं, लेकिन जिस तरह से घोटालों की कहानी हमारे सामने आ रही है, हमारा दिल, हमारा दिमाग बंद हो जाता है। बंद इसलिए हो जाता है कि सब लोग खामोश हैं। देश को लूटा जा रहा है और उस लूट में सारे लोग हिस्सेदार हैं। क्यों बताऊं? 154 कंपनियां हैं इस देश की, जिन कंपनियों ने हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं के मुंह रुपए से बंद कर दिए हैं। राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को इन्होंने चंदा दिया है। ये देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और देश को नियंत्रित कर रही हैं। एक तरह से इन्होंने देश को बंधक बना लिया है। अन्ना हजारे साहब का एक बयान आया था कि राजनीति में ज्यादातर लोग बेईमान हैं और संसद में इन बेईमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, दोनों दहाड़े के अन्ना हजारे को अपनी जुबान के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। सारे लोग बेईमान नहीं हैं। अन्ना हजारे को धमकाना आसान है, अन्ना हजारे के बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देना आसान है। जिस कहानी को अब मैं बताने जा रहा हूं, ये दोनों नेता, देखना है इसके ऊपर कैसे दहाड़ते हैं। मेरे ऊपर दहाड़ते हैं या जिन्होंने देश को बंधक बना लिया है उसके ऊपर दहाड़ते हैं। हमारे पास जानकारी है, आपके पास क्यों नहीं है रामगोपाल जी? आपके पास क्यों नहीं है रघुवंश बाबू? ये सवाल मैं देश की जनता की तरफ से, आप दोनों से और आपके माध्यम से संसद में बैठे हर आदमी से करना चाहता हूं। जानकारी होने के बावजूद खामोश होना उतना ही बड़ा अपराध है जितना लूट में सीधे शामिल होना अपराध है। अगर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देश के सभी घोटालों की मां है, तो आज जिस घोटाले का हम बयान करने जा रहे हैं, जिसका चौथी दुनिया ने पर्दाफाश किया है, वो देश में हुए अब तक के सभी घोटालों का पितामह है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे बाबा रामदेव, संघ के मिसाइल मैन लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और गोविंदाचार्य, इन सबको इस घोटाले के बारे में मालूम है, लेकिन ये सब खामोश हैं। क्यों? सवाल का जवाब इन चारों को देना चाहिए। अगर आप देश की जनता के सामने जरा भी अपने को जिम्मेदार मानते हैं तो देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। इस 26 करोड़ रुपए की लूट का नाम है कोयला घोटाला। और कोयले को काला सोना कहते हैं, काला हीरा कहते हैं। लेकिन सरकार ने इस हीरे का जिस तरह बंदरबांट किया और अपने प्रिय चहेते पूंजीपतियों एवं दलालों को इसे मुफ्त में ही दे दिया, वो सबसे बड़े शर्म की बात है, देश के लिए शर्म की बात है। हम आपको यह बताएं कि देश में कोयला उत्खनन के संबंध में सरकारी रवैया क्या रहा है। दरअसल 1973 में उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए देश में कोयले का उत्खनन निजी क्षेत्र से निकाल लिया और इस एकाधिकार को सरकार के अधीन कर दिया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। शायद इसी कारण देश में कोयले का उत्पादन दिनों दिन बढ़ता गया। आज ये 70 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 493 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। सरकार कोयले के उत्खनन और विपणन का एकाधिकार उसने कोल इंडिया को दे दिया। इस कारण अब कोयला नोटिफाइड रेट पर उपलब्ध है, जिससे कोयले की कालाबाजारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। पहले बहुत कालाबाजारी होती थी, लेकिन कैप्टिव ब्लॉक
यानी कोयले का संशोधित क्षेत्र, इसके नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की सरकारी नीति ने इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया और उस पूरी नीति को जिसे इंदिरा गांधी ने बनाया था, इन्होंने बर्बाद कर दिया। और यह काम किसकी अगुवाई में हुआ? मौजूदा सरकार की अगुवाई में हुआ। आइए देखें इतिहास की इस सबसे बड़ी लूट की पूरी कहानी आखिर है क्या। ये बात है 2006-2007 की, जब शिबू सोरेन जेल में थे और सरकार तेजी से कोयला खदानों को मुफ्त बांटने लगी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोयले की खानें सिर्फ 100 रुपए प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज में बांटी गई। मतलब ये कि पहले मुफ्त में खदानें दी गयी, फिर इन खदानों से कोयला निकालने के बाद 100 रुपए के रेट से सरकार को पैसे मिलने का प्रावधान बनाया गया। ऐसा तब किया गया जब कोयले का बाजार मूल्य 1800 से 2000 रुपए प्रति टन के ऊपर था। जब संसद में इस बात को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया, तब शर्मसार होकर सरकार ने कहा कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन किया जाएगा और तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी। 2006 में ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया और ये माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं दे देते और ये बिल पास नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी। लेकिन ये विधेयक 4 साल तक लोकसभा में जानबूझकर लंबित रखा गया और 2010 में ही ये कानून में तब्दील हो पाया। इस दौरान देश के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयला खदान बांटने का गोरख धंधा चलता रहा। असल में इस विधेयक को लंबित रखने की राजनीति बहुत गहरी थी। ये नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों की बहुत बड़ी साजिश है। इस विधेयक में साफ साफ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर ये विधेयक 2006 में ही पास हो जाता तो 26 लाख करोड़ रुपए का नुकसान नहीं होता। सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को मुफ्त कोयला नहीं बांट पाती। इस समयावधि में लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त में दे दी गयी। कुल 63 ब्लॉक बांट दिए। इन 4 सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन फानन में पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिए गए। वैसे बाहर से देखने में इस घोटाले की असलियत सामने नहीं आती, इसलिए हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस घोटाले से देश को कितना घाटा हुआ है। जो परिणाम सामने आया वो चौंकाने वाला था। दरअसल निजी क्षेत्र में कैप्टिव यानी संशोधित ब्लॉक देने का काम 1993 से शुरू किया गया। कहने को ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ कोयला खदानें खनन की दृष्टि से सरकार के लिए आर्थिक रूप से कठिन कार्य सिद्ध होंगी, इसलिए उन्हें निजी क्षेत्र में देने की ठान ली गई। ऐसा कहा गया कि मुनाफे की लालसा में निजी उपक्रम इन दूर दराज की और कठिन खदानों को विकसित कर लेंगे तथा देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। 1993 से लेकर 2010 तक 208 कोयले के ब्लॉक बांटे गए, जो कि 49.07 बिलियन टन कोयला था। इनमें से 113 ब्लॉक निजी क्षेत्र में 184 निजी कंपनियों को दे दिए गए, जो कि 21.69 बिलियन टन कोयला था। अगर बाजार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपए प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 53,82,830.50 करोड़ रुपए निकलता है। अगर इनमें से 1250 रुपए प्रति टन काट दिया जाए, ये मानकर कि 850 रुपए उत्पादन की कीमत है और 400 रुपए मुनाफा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ये घोटाला सरकारी फाइलों में दर्ज है और सरकार के ही आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है। जब इस मामले को संसद में उठाया गया तो सरकार ने संसद और लोगों को गुमराह करने का काम किया। कैसे? एक सरकारी विधेयक लाने की बात कही जिसके तहत ये नीलामी की जा सकेगी, लेकिन ये विधेयक 4 साल तक लोकसभा में लंबित रखा गया। राज्यसभा में ये पहले पास हो गया और राज्यसभा में आश्वासन दिया गया कि इसे लंबित रखा जाएगा। सरकार के जिन निजी कोयले के व्यापार के खिलाड़ियों के साथ काले संबंध हैं, उन्हें इस दरमियान कोयले के ब्लॉक जल्दी जल्दी बांटकर खत्म कर दिए गए। इसमें कितनी रकम का लेन देन हुआ होगा, जाहिर सी बात है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अंदाजे लगाए गए हैं और सरकार की कमेटी ने, संसद की कमेटी ने खुद लगाए हैं। पर अनियमितताएं यहीं खत्म नहीं हुई। एक ऐसी बात सामने आई जो चौंका देने वाली है। वो गड़बड़ियां क्या थीं हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
टूक में आपका स्वागत है। आज हम 26 लाख करोड़ के इतिहास के सबसे बड़े कोयले घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरह अधिकारी, नेता और पूंजीपतियों की सांठगांठ से देश का कोयला मुफ्त में बांट दिया गया। इस घोटाले से जुड़े कई सवाल हैं। सरकार की नीयत पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, कई नहीं बहुत सारी। एक तो मामला मुफ्त में कोयला खदान को देना, दूसरी की जिन कंपनियों को कोयले की खदानें दी गई उन्होंने सारे कानूनों को ताक पर रख दिया। इस घोटाले में कई सरकारी नियमों को ताक पर रखा गया। ऐसे नियमों और शर्तों की अनदेखी की गई जिन्हें किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसी एक शर्त ये है कि लाइसेंस मिलने तक तय अवधि के बाद खनन शुरू हो जाना चाहिए। जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होता है उनमें आवंटन के 36 महीने बाद खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। यदि खदान ओपन कास्ट किस्म की है तो ये अवधि 48 महीने की होती है। अगर खदान जंगल में है तो ये अवधि 6 महीने बढ़ा दी जाती है। नियम के मुताबिक इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है ताकि खदान और कोयले का उत्खनन बिचौलियों के हाथ न लगे, जो सीधे सीधे तो कोयले का काम नहीं करते बल्कि खदान खरीदकर ऐसे व्यापारियों या उद्योगपतियों को बेच देते हैं जिन्हें कोयले की जरूरत है। इस गोरख धंधे में बिचौलिए मुंहमांगे दामों पर खदानें बेच सकते हैं। सरकार ने ऐसी किसी खदान का लाइसेंस रद्द नहीं किया जो इस अवधि के भीतर उत्पादन शुरू नहीं कर पाए। क्या खदान के मालिकों पर इस देश का कानून लागू नहीं होता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खदानें बिचौलियों को आवंटित की गई थी ताकि वे उन्हें आगे चलकर उद्योगपतियों को आसमान छूती कीमतों पर बेच सकें? यदि सरकार और बिचौलियों के बीच सांठगांठ नहीं थी तो ऐसा कैसे हो गया? 2003 तक 40 ब्लॉक बांटे गए थे जिनमें अब तक सिर्फ 24 ने उत्पादन शुरू किया है, तो बाकी 16 कंपनियों के लाइसेंस खारिज क्यों नहीं किए गए? 2004 में 4 ब्लॉक बांटे गए थे जिनमें आज तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया। 2005 में 22 ब्लॉक आवंटित किए गए जिनमें आज तक केवल 2 ब्लॉक में ही उत्पादन शुरू हो पाया है। इसी तरह 2006 में 52, 2007 में 51, 2008 में 22, 2009 में 16 और 2010 में 1 ब्लॉक का आवंटन हुआ, लेकिन 18 जनवरी 2011 तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी ब्लॉक उत्पादन शुरू होने की अवस्था में नहीं है। पहले तो बिचौलियों को ब्लॉक मुफ्त दिए गए, जिसके लिए माइंस और मिनरल एक्ट में संशोधन को लोकसभा में 4 साल तक रोके रखा गया। फिर जब इन बिचौलियों की खदानों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो भी इनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए। सरकार और बिचौलियों एवं फर्जी कंपनियों के बीच क्या सांठगांठ होने की आशंका बढ़ जाती है? अगर ऐसा न होता तो आज 208 ब्लॉकों में से सिर्फ 26 में उत्पादन हो रहा हो। ऐसा न होता। सरकार कहती है कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना जरूरी है। देश में ऊर्जा की कमी है, इसलिए अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कोयले का उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक तरफ विकास का नारा देकर जनता को गुमराह किया और दूसरी तरफ देश की सबसे कीमती धरोहर बिचौलियों और उद्योगपतियों के नाम कर दी। सवाल यह है कि इन कंपनियों में ऐसी क्या खास बात है कि ये कानून भी तोड़ते हैं फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अनदेखा कर दिया जाता है? या फिर इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन कंपनियों को कोयला निकालना ही नहीं था तो इन्होंने खदानों के ऊपर आखिर कब्जा क्यों जमा लिया? इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि यह घोटाला एक साजिश के तहत किया गया है। कोयला वाले राज्यों में जहां ये लूट हो रही है, जानते हैं कौन राज्य हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है और यही कोयले वाले राज्य हैं। यहां बिजली नहीं है, यहां शिक्षा नहीं है, गांव और जंगलों में रहने वालों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है और इन्हीं के संसाधनों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक से पहले आपको बताएं, यही वो राज्य हैं जहां नक्सलवाद सबसे ज्यादा असरदार है, जहां पर पुलिस और फौज नक्सलवादियों के ठिकानों पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि उस इलाके की पूरी जनता इन नक्सलवादियों के साथ है। इन जगहों पर पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया जाता। ब्रेक के बाद इस साजिश पर से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर निजी कंपनियों के हाथों में संसाधनों को सौंपने का दुष्परिणाम है क्या।
ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं, कोयला घोटाला। 26 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला। देश की खनिज संपदा जिस पर 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का समान अधिकार है, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो बड़ी जातियों के हों, पिछड़ी जातियों के हों, अल्पसंख्यक हों, ईसाई हों, कोई भी हों, समान अधिकार है। इस अधिकार को सरकार ने मुफ्त में अनैतिक कारणों से प्रेरित होकर बांट दिया निजी कंपनियों को। अगर इसे सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया से बांटा जाता तो भारत को इस घोटाले से हुए 26 लाख करोड़ रुपए के राजस्व घाटे से बचाया जा सकता था और यह पैसा देशवासियों के हित में खर्च किया जा सकता था। महाराष्ट्र के माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी इस प्रक्रिया के चलते कोल इंडिया से कुछ ब्लॉक मुफ्त ले लिए। ये ब्लॉक थे अगरझरी, बरोरा, मार्की, जामनी, अदकुली और गारे पेलम आदि। बाद में कॉरपोरेशन ने उक्त ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को बेच दिए, जिससे उसे 750 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ये भी एक तरीका था जिससे सरकार इन ब्लॉकों को बेच सकती थी, लेकिन ब्लॉकों को तो मुफ्त ही बांट डाला गया। ऐसा भी नहीं है कि बिचौलियों के होने का सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की एक कंपनी जिसका कोयले से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उसने कोयले के एक आवंटित ब्लॉक को 500 करोड़ रुपए में बेचकर अंधा मुनाफा कमाया। मतलब ये है कि सरकार ने कोयले और खदानों को दलाल पथ बना दिया, जहां पर खदानें शेयर बन गईं, जिनकी खरीद फरोख्त चलती रही और जनता की धरोहर का चीर हरण होता रहा। अगर इस साल के बजट को भी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र को 1,60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए, मूल ढांचे को 2,14,000 करोड़, रक्षा मंत्रालय को 1,64,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत का वित्तीय घाटा लगभग 4,12,000 करोड़ रुपए का है। टैक्स से होने वाली आमद 9,32,000 करोड़ रुपए की है। 2011-12 के लिए कुल सरकारी खर्च 12,57,729 करोड़ रुपए है। अकेले ये कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ का है। मतलब ये कि 2011-12 में सरकार ने जितना खर्च देश के सभी क्षेत्रों के लिए नियत किया है, उसका लगभग 2 गुना पैसा अकेले मुनाफाखोरों, दलालों और उद्योगपतियों को खैरात में दे दिया गया। मतलब ये कि आम आदमी की 3 साल की कमाई पर लगा टैक्स अकेले इस घोटाले ने निगल लिया। मतलब ये कि इतने पैसों में हमारे देश की रक्षा व्यवस्था को आगामी 25 साल तक के लिए सुसज्जित किया जा सकता था। मतलब ये कि देश के मूल ढांचे को 1 साल में ही चाक चौबंद किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात ये है कि वैश्विक मंदी से उबरते समय हमारे देश का सारा कर्ज चुकाया जा सकता था। विदेशी बैंकों में रखा काला धन आजकल देश का सिरदर्द बना हुआ है। बाहर देशों से अपना धन लाने से पहले इस कोयला घोटाले का धन वापस जनता के पास कैसे आएगा? इतनी बड़ी लूट फिर भी विपक्ष चुप। क्या वजह हो सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वजह हो सकती है, ये 26 लाख करोड़ रुपए जिसका घाटा सरकार को हुआ, ये पैसा जिन कंपनियों की जेब में गया, उन्होंने उसका एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा उनको दिया जिन्होंने इन्हें ये आवंटन दिया, और दूसरा हिस्सा इन्होंने उनको दिया जो इसके ऊपर सवाल उठा सकते थे। सवाल नहीं उठे। सबको, मैं दावे से कहता हूं, सबको इस घटना के बारे में पता है, पर आपकी आंखों से धूल मिर्ची झोंक करके आपको अंधा बना दिया गया। आपको यह बात बताई नहीं गई। 1,76,000 करोड़ के 2G स्पेक्ट्रम के मामले में भी विपक्ष देश में आंदोलन खड़ा करने में असमर्थ रहा। क्यों? इसलिए कि विपक्ष की ख्वाहिश ही नहीं थी कि इसके ऊपर देश की जनता आंदोलन करे, या उन्हें आंदोलन करने में कुछ शर्म आ रही थी। आप तय कीजिए। अब ये 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, लेकिन चुप्पी है। इस चुप्पी की वजह है तो 154 कंपनियां जिन्हें मुफ्त में कोयला बांटा गया, कोयले की खदानें बांटी गई, क्या इन कंपनियों के मालिकों में विपक्षी दलों के नेता हैं? क्या ये निजी कंपनियां राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए पैसे देती हैं? सब खामोश हैं। और जब खामोश हो, सब खामोश हैं से मतलब सारे राजनीतिक दल खामोश हैं, अखबारों के मालिक, टेलीविजन चैनलों के मालिक खामोश हों, और जब सब खामोश हो तो नजर कहां जाती है? नजर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाती है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश
जस्टिस कपाड़िया के ऊपर जाती है। आप लोग मुझसे फोन करके पूछते हैं कि आखिर इस स्थिति में हम करें तो क्या करें। मैं आपको बताता हूं क्या करें। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कपाड़िया को एक चिट्ठी लिखिए, एक पोस्टकार्ड लिखिए और उनसे कहिए कि यह जो 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, इस घोटाले के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट की जांच बैठा लें। पोस्टकार्ड पर इसलिए उन्हें खत लिखिए क्योंकि आप देश के सोचने समझने वाले और देश से प्यार करने वाले नागरिक हैं। उनसे अपील कीजिए कि अगर वो नहीं चेतेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस घोटाले को अनदेखा कर देगा तो ये देश भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई के अनंत जाल से कभी निकल ही नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, सिस्टम को सुधारने और सिस्टम को मरने से बचाने के लिए जनता का हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट की पहल जरूरी है। बल्कि ये कहा जाए कि अगर ये पहल अब नहीं हुई तो ये सिस्टम मर जाएगा और देश में अराजकता अपना सर उठाने लगेगी। इसका समय, हस्तक्षेप करने का समय और सुप्रीम कोर्ट से पहल करने का अनुरोध करने का वक्त आ गया है, जिसकी कमान अब आपके हाथ में है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।